नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सैन्य तनातनी की आशंका और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के वाटर झटके पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे इजराइल के वेस्ट बैंक को अपने में मिलाने के प्रस्ताव का कैसे हो रहा है विरोध, और होंगी कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चरम पर तनाव। अमेरिकी B-1B बॉम्बर ने वेनेजुएला के तट के करीब कैरेबियन सागर के ऊपर भरी उड़ान। वेनेजुएला ने सीमा पर तैनात की 5000 मिसाइलें। अमेरिका ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता तत्काल प्रभाव से की खत्म। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन को लेकर एक भ्रामक और अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने के बाद लिया फैसला। विदेश मंत्री जयशंकर का यूएन के एक सदस्य पर आतंकी समूहों को बचाने का आरोप। पहलगाम आतंकी हमले पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा। आतंकवाद के पीड़ितों और गुनाहगारों की तुलना पर यूएन की आलोचना। जापान की पीएम सनाए ताकाएची का संसद को पहला संबोधन। मार्च तक रखा जीडीपी का 2% रक्षा खर्च का हासिल करने का लक्ष्य। इमिग्रेशन पर सख्त रुख अपनाने के संकेत। तुर्की अदालत से राष्ट्रपति एर्दोआन को झटका। मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को किया खारिज। जेल में बंद इस्तांबुल मेयर इमामोग्लू के खिलाफ नई जांच शुरू। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला अमेरिका को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने 5000 रूसी मिसाइलें तैनात की हैं। वहीं कैरेबियन में वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सेना की तैनाती का जवाब देने के लिए वेनेजुएला अपने तट पर बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। दरअसल ड्रग कार्टेल पर कार्रवाई के सहारे इस इलाके में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना तैनात की है। वहीं ट्रंप CIA को वेनेजुएला में गुप्त अभियान चलाने की छूट दे चुके हैं। कैसे बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच तनाव, देखिए एक रिपोर्ट, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। कैरिबियाई सागर में बढ़ती सैन्य हलचल ने एक और जंग की सुगबुगाहट तेज कर दी तो वेनेजुएला ने भी अमेरिका के खिलाफ अपनी 5000 से अधिक मिसाइलें तान दी। दरअसल पिछले 2 महीनों से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के करीब जंगी जहाजों, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, मैरीन, ड्रोन और जासूसी विमानों के एक बड़े बेड़े की तैनाती कर रखी है। बताया जा रहा है कि कैरिबियाई सागर में अमेरिकी सैनिकों की दशकों में ये सबसे बड़ी मौजूदगी है। दरअसल सितंबर से अब तक अमेरिकी नौसैनिक और हवाई अभियानों में 9 नावों को ध्वस्त किया जा चुका है, जिसमें कम से कम 37 लोग मारे गए हैं। कैरिबियाई सागर में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का ये संदेश सिर्फ दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए ही नहीं था, बल्कि ये चीन के लिए भी एक चेतावनी थी, जिस पर कई महीनों से ट्रंप प्रशासन फेंटानिल की तस्करी में मदद का आरोप लगाता रहा है। हालांकि बीजिंग ने वॉशिंगटन पर चीन को ब्लैकमेल करने के लिए फेंटानिल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने खुफिया एजेंसी CIA को वेनेजुएला में जमीनी अभियान शुरू करने की इजाजत देती थी, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि मादुरो की सत्ता के खिलाफ अमेरिकी सेना कभी भी अपना अभियान शुरू कर सकती है। इसका आभास सेना के उस कदम से भी होने लगा जिसमें एक युद्धपोत ने वेनेजुएला के तट के पास त्रिनिदाद और टोबैको के करीब डेरा डाल दिया। हालांकि जब इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने B-1 उड़ान और वेनेजुएला पर सैन्य दबाव बढ़ाने की खबरों को झूठा करार दिया। लेकिन ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन वेनेजुएला से कई कारणों से खफा है, जिसमें एक कारण ड्रग्स तस्करी भी है। सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके पास ऐसी नावों पर हमले करने का कानूनी अधिकार है जो अमेरिका के खिलाफ ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आगे जमीनी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि ड्रग्स तस्करी में शामिल नावों को लेकर कोई सबूत नहीं दिया गया।
बहरहाल जानकारों के मुताबिक जमीनी कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी और अमेरिका में ताजा हालात के मद्देनजर ये संभव नहीं दिखता। दरअसल अमेरिका ने हाल के दिनों में न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि एक और पड़ोसी देश कोलंबिया के खिलाफ भी बयानबाजी तेज कर दी है। इसे दोनों देशों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य धमकी बताया जा रहा है। बहरहाल क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच वेनेजुएला ने भी कोस्ट इंडिपेंडेंस 200 अभ्यास के तहत देश भर में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है, जिसका लक्ष्य देश की संप्रभुता के साथ अंदरूनी स्थिरता की रक्षा करना है। राष्ट्रपति मादुरो ने दावा किया है कि उनके पास लाखों मिलिशिया हैं जो देश की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार हैं। वहीं रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी बाहरी कोशिश देश को अस्थिर नहीं कर सकती। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल यही है कि ये तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी, जो ये बहुत वर्षों में ही नहीं, बहुत दशकों में ऐसे नाजुक स्थिति कभी नहीं हुई है दोनों देशों के बीच में। हालांकि तनातनी, स्ट्रेस, टेंशन दोनों देशों के बीच में बना रहा है। कभी भी इनके बीच में ऐसा कोई सौहार्द का संबंध नहीं रहा है, सहयोग इतना नहीं रहा है, कम से कम पिछले 20-25 साल से। जब से आप देखिए ह्यूगो शावेज यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी 2000 के शुरू में, तब से लेकर 2013 तक जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब तक वो उनके विरुद्ध ही, जो भी सरकार थी अमेरिका में, वो उनके विरुद्ध रही और बातचीत करते, उनको करते रहे, उनको कंडेम करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे, उनकी आलोचना करते रहे। परंतु इस प्रकार के हालात, जबकि जैसा आपने बताया अपनी रिपोर्ट में, वहां पर ट्रिनिडाद टोबैगो के साथ में एक उन्होंने अपनी स्टीमर को भी वहां पर डॉक कर दिया है, बिल्कुल वेनेजुएला के तट के बिल्कुल ही नजदीक। और वहां पर जिस प्रकार से 9 वहां पर एलिगेशंस लगाई हैं, जो यहाँ पर तस्करी का माल हो रहा है और ड्रग्स की वहां पर खपत हो रही है, वो अमेरिका के लिए बहुत ही नागुजारा है। उसके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया है। तो ऐसे हालात, ऐसी तनातनी पहले कभी नहीं हुई है। तो हालात बहुत ही संगीन और नाजुक बन गए हैं। चीन का फैक्टर किस तरह से आप देखते हैं सर? क्योंकि चीन के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि चीन भी वहां पर ड्रग्स की तस्करी अमेरिका में करने में वहां पर मदद करता है, कार्टेल्स की। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वो चीन से फेंटेनिल आता है और यही दोनों देश जो अमेरिका के एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है, मेक्सिको है और कनाडा है, उन दोनों के ऊपर यह आरोप लगा था जो फेंटेनिल वहां से आता है और वहां से तस्करी होकर अमेरिका में जाता है और अमेरिका में उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही खराब होता है, बहुत ही बुरा होता है। जैसे ड्रग्स का वो होता है, तो इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। अगर रोक आप नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर हम इतना टैरिफ्स लगा देंगे, इतना कर लगा देंगे आपकी जो सामान हमारे यहाँ आ रहा है। और चीन ने हमेशा कहा है, जो ये एक दबाव डालने के लिए, कोर्शन करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये इसका प्रयोग किया गया है। और बहुत ही मैं समझता हूं जो स्टेप्स लिए गए थे, जो मेक्सिको की राष्ट्रपति हैं शेनबॉम, उन्होंने तो कहा था हम बिल्कुल स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि कोई भी तस्करी फेंटेनिल की हमारे क्षेत्र से वहां पर नहीं हो और हमारे यहाँ से जो अवैध लोग जाते हैं वो नहीं जाएं अमेरिका में, और कनाडा से भी। और कोई इंडिपेंडेंट ऐसी असेसमेंट भी आई थी जो कनाडा से इतना ज्यादा कोई इसकी तस्करी नहीं हो रही है, कोई स्मगलिंग नहीं हो रही है। परंतु फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप के जहन में ये था जो हमें दबाव डालना है और हर एक देश के ऊपर, क्योंकि वो तो कनाडा को कह रहे थे जो आप हमारा 21वां प्रोविंस स्टेट बन जाइएगा, ग्रीनलैंड को अपना बता रहे थे। तो इस प्रकार के वो जो एलिगेशंस हैं, आरोप अलग अलग देशों पर लगाते हैं और उनके अपने उस कहने पर उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। सर, इस सब के बीच कोलंबिया के साथ भी काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, दोनों ओर से बयान आ रहे हैं। तो क्या कोलंबिया के साथ भी किसी तरह की वहां पर तनाव, इस तरह का सैन्य तनाव हो सकता है क्या?
जी बिल्कुल, कोलंबिया के विरुद्ध भी बहुत वहां पर बयान दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है वो भी तस्करी में इन्वॉल्व हैं। वहां पर भी वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप वहां भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और इसीलिए हमने देखा है कोलंबिया और वेनेजुएला तो उनकी तो सीमाएं मिलती हैं एक दूसरे से। कोलंबिया में भी हमने देखा है बहुत समय से वहां पर भी बहुत तस्करी, ड्रग्स वगैरह तो होते हैं, परंतु उन्होंने काफी इसमें सफलता भी हासिल की है। परंतु अब वेनेजुएला और कोलंबिया बिल्कुल एक साथ आ गए हैं और दोनों देश कह रहे हैं जो हम साथ साथ मिलकर काम करेंगे और अगर अमेरिका के विरुद्ध हमको खड़े होना है और अमेरिका का हमें मुकाबला करना है तो हम दोनों मिलकर करेंगे और अकेले अकेले वो हमारे से ठीक है, जो हमला है वो हमारे ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है। अशोक जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। अफगानिस्तान कुनार नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी कर रहा है। वहीं पाकिस्तान में एक ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो कभी पाकिस्तानी सेना का खास माना जाता था। आइए आपको इन दोनों खबरों को समेटती एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। कभी जिन संगठनों को अपने हितों के लिए खड़ा किया था, अब वो अपनी मांगों को लेकर मुखर हुए तो पाकिस्तान की आंखों में खटकने लगे। पिछले हफ्ते गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जब एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन टीएलपी सड़कों पर उतरा तो सुरक्षा कर्मियों ने उसका रंग ही उतार दिया। पुलिसिया कार्रवाई में दर्जनों लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। सरकार विरोध प्रदर्शन को कुचलने के बाद अब संगठन को ही नेस्तनाबूद करने में जुट गई है। कैबिनेट ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को मंजूरी दे दी। 2016 में स्थापित इस संगठन पर देश भर में हिंसा भड़काने का आरोप लगा। टीएलपी, टीटीपी समेत दूसरे अन्य संगठन पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन खुद के जख्मों पर रोने वाला पाकिस्तान अपनी नीतियों से अभी सबक सीखने को तैयार नहीं दिखाई देता है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान अपने देश में शरिया की मांग करने वालों पर सख्त कार्रवाई तो करता है, लेकिन वहीं बांग्लादेश में ऐसे संगठनों को लगातार प्रोत्साहित और समर्थन करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमात-ए इस्लामी पार्टी की जुगलबंदी जग जाहिर है। शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद से बांग्लादेश का दरवाजा पाकिस्तान के लिए खुलवाने में जमात की भूमिका कोई ढकी छुपी नहीं है। साथ ही देश को कट्टरपंथ की राह पर ढकेलने के खेल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लगातार उंगली भी उठ रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की नई पौध लगाने में जुटे पाकिस्तान को इसी श्रेणी के घरेलू संगठन उसे बख्शने के मूड में नहीं है। हाँ, दोहा में सीज फायर समझौते के बाद डूरंड लाइन पर बंदूकें खामोश जरूर हो गई हैं, लेकिन तनाव की चादर लंबी होती जा रही है। अफगानिस्तान डूरंड लाइन को खारिज करते हुए पाकिस्तान के अटक तक दावा करता है। टीटीपी को शरण देने के आरोप में पाकिस्तान की खींच का सामना करने वाले तालिबान ने सबक सिखाने की ठान ली है। गन स्ट्राइक रुकने के बाद तालिबान भारत की तरह ही पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करने में जुट गया है। तालिबान ने कुनार नदी पर बांध बनाने का तीर छोड़कर इस्लामाबाद को घायल करने की कोशिश की है। अफगान सूचना मंत्रालय के उपमंत्री मुहाजिर फराही ने एक्स पर बताया कि सर्वोच्च नेता ने पानी और ऊर्जा मंत्रालय को घरेलू कंपनियों को ठेका देकर बांध निर्माण जल्दी शुरू करने का निर्देश दिया है। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में चित्राल नदी बनकर काबुल नदी में मिलती है। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में आता है। दरअसल दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, जो ये अफगानिस्तान ने फैसला किया है कि कुनार नदी पर डैम बनाएगा, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है ये? अशोक जी, अपने सिस्टम को अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ये बहुत बड़ा झटका होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को पानी की वैसे ही बहुत दिक्कत है, किल्लत है। एक तो वहां पर पानी की कमी है, दूसरी वहां पर जो उनका इस्तेमाल होता है वो इतना एफिशिएंटली नहीं होता है, मतलब उसका जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा होता है वहां पर। तो इसीलिए चाहे हम कहें
इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनके पास पानी काफी आता है, परंतु हमेशा वो कंप्लेन ही करते रहते हैं जो हमको अपने हिस्से का पानी नहीं मिलता है। हालांकि सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा जेनरस ट्रीटी पाकिस्तान के लिए, लोअर राइपीरियन स्टेट के लिए, वो इंडस वाटर ट्रीटी थी। और अब यहां पर भी कुनार नदी का वहां पर है। देखिए, पिछले कितने दशकों से अफगानिस्तान में स्थायित्व नहीं था, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं थी, वहां पर शांति नहीं थी। तो इसीलिए वहां पर क्या पानी का प्रयोग करना है, वहां पर उनके इस्तेमाल करना है इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो बिल्कुल वहां पर नहीं कर पाए थे। अब उनको अपने लोगों के लिए उसकी जरूरत है, पानी की वहां पर जरूरत है। तो पहले तो पानी एकदम बह रहा था वहां से, कुनार नदी से वहां से जा रहा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बिल्कुल खाली फ्री मिल रहा था, वो इसका प्रयोग कर रहे थे। परंतु अब अफगानिस्तान जब से वहां पर सरकार आई है तालिबान की 2021 से, वहां पर स्थायित्व है। आप देख रहे हैं कोई वहां पर आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए वो उसका वहां पर बांध बनाना चाहते हैं, अपने लिए उसका प्रयोग करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर हो, कृषि उद्योग हो, या फिर ऊर्जा जनरेशन के लिए उनको अपने आप चाहिए। तो वहां पर उसका पाकिस्तान के ऊपर जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। और पहले की तरह बात नहीं है, जो अगर उनके दोनों देशों में अगर संबंध अच्छे होते तो दोनों बातचीत कर सकते हैं। परंतु अब तो हालात ऐसे हो गए हैं जो अफगानिस्तान बिल्कुल उनकी एक बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उनका राइट है अपर राइपीरियन होने से, जो वहां पर वो पानी का इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं। अशोक जी, दूसरा सवाल यह है कि ये टीएलपी पर बैन लगा दिया है पाकिस्तान ने। ये वही टीएलपी है जो कभी पाकिस्तानी सेना के लिए काम करती थी। पाकिस्तानी सेना टीएलपी के जरिए सरकार पर दबाव बनाती थी। क्या मतलब समझा जाए इसका? क्या पाकिस्तानी सेना और वहाँ की सत्ता के बीच में कुछ द्वंद्व चल रहा है? क्योंकि गाजा को लेकर के इन्होंने काफ़ी वहाँ पर प्रदर्शन किया था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो यह है 2016-2015 में इसकी उपज हुई, और ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम राइट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। यहां तक कि अगर 2024 के इलेक्शन में देखा जाए चंद्रशेखर जी, तो इसका नंबर चौथे नंबर पर है। मतलब चौथी सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो है ये टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और इसका प्रयोग, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां की सेना ने, वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसका प्रयोग किया है जब उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के विरुद्ध, वो 2017 में वो उनके विरुद्ध करना चाहते थे। क्योंकि दोनों का जो वोट बैंक है उसको वो बरेलवी वोट बैंक कहा जाता है पाकिस्तान में, तो दोनों का एक जैसा ही है। तो उन्होंने, जो वहां की सेना है, उन्होंने उसको उकसाया, उन्होंने उसको शय दी जिससे कि उसका वोट बैंक वो अपने पास ला सके। क्योंकि तब सेना नवाज शरीफ के विरुद्ध लड़ रही थी, आपको याद होगा, तब नवाज शरीफ थे वहां के प्रधानमंत्री। और फिर उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा, उनको निष्कासित कर दिया गया, वो लंदन चले गए अपनी ट्रीटमेंट के लिए और वहीं पर फिर रह गए, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले वहां पर आए हैं। तो इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल अपने पर्पस के लिए वहां की सेना ने किया है। अभी भी लोग कह रहे हैं जो ये बैन किया गया है चंद्रशेखर जी, ये केवल दिखावा है और उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी, जो आप दिखा भी रहे हैं, इतने बड़े प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए, जिससे कि उन्होंने कहा, वहां की सरकार ने कहा, मरियम नवाज ने कहा, जो कि पाकिस्तान के, ये पंजाब की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जो यहाँ पर शांति को उन्होंने खराब किया है, तो इसके ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि वो गाजा के हित में वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो बहुत लोग जो जानने वाले हैं, वहां के जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो कहते हैं ये केवल दिखावे के लिए है। जब आर्मी को फिर से जरूरत होगी तो इनको फिर से बढ़ावा दिया जाएगा, उपजाया जाएगा और इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। कश्मीरी पुलाव या हो
बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे। और शर्मा जी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक को अपने में मिला लेता है तो वो अमेरिका का महत्वपूर्ण समर्थन खो देगा। ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने अरब देशों से वादा किया है कि वो इजराइल को ऐसा नहीं करने देंगे। दरअसल इजराइल की संसद में वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने वाले एक विधेयक के शुरुआती चरण को पास किया गया है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने के विधेयक की 15 अरब और इस्लामिक देशों ने भी निंदा की है। वेस्ट बैंक पर 1967 से इजराइल का कब्जा है, हालांकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इसे अवैध मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं तत्काल समाप्त कर रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि कनाडा ने एक फर्जी विज्ञापन बनाया है जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता रोनाल्ड रीगन को इस तरह दिखाया गया मानो वो टैरिफ के खिलाफ बोल रहे हों। जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें दी गई शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए कहा है कि वो जापान भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें सुधार जरूरी है। जयशंकर संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गिटानास नौसेडा ने आरोप लगाया है कि एक नई उकसावे वाली कार्रवाई के तहत 2 रूसी लड़ाकू विमान लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में घुस गए। इससे पहले डेनमार्क, एस्टोनिया सहित कई यूरोपीय देश रूस पर ऐसे आरोप लगा चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंदन की यात्रा पर हैं और वो ब्रिटेन से यूक्रेन के लिए लंबी दूरी के हथियारों की मांग करने वाले हैं। तुर्की के अभियोजकों ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद इस्तांबुल मेयर और एर्दोआन के विरोधी एक्रम इमामोग्ली के खिलाफ जासूसी का आरोप लगाकर एक नई जांच शुरू की है। वहीं अंकारा की एक अदालत ने तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी CHP के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को खारिज कर दिया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने कहा है कि उनके देश और रूस के बीच सैन्य भाईचारा बिना रुके आगे बढ़ेगा। किम ने ये टिप्पणी उन उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए एक स्मारक के शिलान्यास समारोह के दौरान की जिन्होंने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी।